जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और फिर एक शख्स आता है जो इन सब को एक सूत्र में पिरोकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेले इंसान ने इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल लगने वाली चीज को हकीकत में बदल दिया। एक बिखरे हुए नक्शे को एक मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा होगा। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। इनकी कहानी सच कहूं तो किसी रहस्य से कम नहीं है। तो चलिए जरा पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि कौन थे भारत के पहले सम्राट और कैसी थी उनकी शुरुआत। देखिए, चंद्रगुप्त की कहानी उनके जन्म के साथ ही दिलचस्प हो जाती है। क्या वो एक आम परिवार से उठकर इतने महान बने, या फिर उनकी रगों में पहले से ही शाही खून दौड़ रहा था? इतिहासकार आज भी इस बात पर एकमत नहीं हैं, पर सच तो ये है कि यही रहस्य उनके उदय की कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि महानता कहीं से भी जन्म ले सकती है। लेकिन ये भी सच है कि कोई भी अकेले साम्राज्य नहीं बनाता। चंद्रगुप्त की कहानी में एक और किरदार है जो बहुत अहम है। एक ऐसा जबरदस्त रणनीतिकार जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, जिनकी कहानी अपमान और बदले की आग से शुरू होती है। जब शक्तिशाली नंद राजा ने उन्हें अपमानित किया, तो उन्होंने कसम खाई कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ देंगे। इसके लिए उन्हें बस एक सही इंसान की तलाश थी, और वो तलाश खत्म हुई एक नौजवान पर, चंद्रगुप्त पर। बस यहीं से उस जोड़ी की शुरुआत हुई जिसे इतिहास बदलना था। चाणक्य का तेज दिमाग और चंद्रगुप्त की लीडरशिप, ये जोड़ी तो जैसे अजय थी। दोनों ने मिलकर एक सेना तैयार की, विद्रोह की आग भड़काई और साल 321 ईसा पूर्व में वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया। भारत में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। मौर्य साम्राज्य का जन्म हो चुका था। लेकिन देखिए, सिंहासन जीत लेना तो बस पहली सीढ़ी थी। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो वक्त की मार झेल सके और अपने दुश्मनों से महफूज रहे। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा की कोई हद नहीं थी। उनकी नजरें अब पश्चिम की तरफ थीं, जहां कभी सिकंदर महान का साम्राज्य हुआ करता था, और फिर 305 ईसा पूर्व में उनका सामना हुआ सिकंदर के ही सबसे काबिल जनरलों में से एक सेल्यूकस निकेटर से, और नतीजा जीत चंद्रगुप्त की हुई। ये पूरब और पश्चिम के बीच एक जबरदस्त और ऐतिहासिक टकराव था। इस जीत के बाद जो संधि हुई वो अपने आप में कमाल थी। चंद्रगुप्त को न सिर्फ बहुत बड़ा इलाका मिला, बल्कि उन्होंने एक विवाह गठबंधन के जरिए शांति भी कायम की। इससे ये बात साफ हो जाती है कि वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर राजनेता भी थे। एक ऐसे राजनेता जो भारत और यूनानी दुनिया के बीच एक पुल बना रहे थे। तो आखिर वो कौन सी सैन्य शक्ति थी जो इस विशाल साम्राज्य की रीढ़ थी? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो आंकड़े बताते हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। जरा अंदाजा लगाइए, 6 लाख पैदल सैनिक, उसके साथ 30,000 घुड़सवार जो युद्ध के मैदान में किसी तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते थे। और सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक ताकत, 9,000 युद्ध हाथी। कह सकते हैं कि ये उस जमाने के जीते जागते टैंक थे। ये एक ऐसी फौज थी जिसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। और इतनी ताकतवर सेना के दम पर चंद्रगुप्त ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया जो अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर बंगाल के मैदानों तक फैला था। इतिहास में पहली बार भारत का इतना बड़ा हिस्सा किसी एक शासक के झंडे के नीचे एकजुट हुआ था। लेकिन जंग जीतना और साम्राज्य बनाना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो यह है कि इतने बड़े और विविध साम्राज्य को चलाया कैसे जाए। इसका जवाब एक किताब में मिलता है, एक ऐसी गाइडबुक जिसे चाणक्य ने लिखा था। चंद्रगुप्त का पूरा प्रशासन अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ पर आधारित था। ये सिर्फ कुछ सिद्धांतों की किताब नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था, एक प्लेबुक जो बताती थी कि एक मजबूत सेंट्रलाइज सरकार कैसे बनाई जाए जो अपने लोगों की रक्षा भी करे और उनकी तरक्की भी सुनिश्चित करे। मौर्य साम्राज्य की सफलता का यही तो राज था। और जब हम इसकी बारीकियों में जाते हैं तो ये सिस्टम और भी कमाल का लगता है।
सिर्फ राजधानी पाटलिपुत्र का उदाहरण ही ले लीजिए। शहर का मैनेजमेंट 30 सदस्यों की एक काउंसिल करती थी, जिसे 6 अलग-अलग कमेटियों में बांटा गया था। मतलब हर चीज के लिए एक सिस्टम था, जन्म और मृत्यु का हिसाब रखने से लेकर व्यापार के नियम बनाने तक। पूरा शहर एक घड़ी की तरह बिल्कुल सटीक तरीके से काम करता था। तो इन सब चीजों को एक साथ कैसे संभाला जाता था? इसका जवाब है एक मजबूत केंद्रीय सरकार, एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और शायद सबसे जरूरी चीज, एक बहुत बड़ा जासूसी नेटवर्क। सम्राट की आंखें और कान हर जगह मौजूद थे, ये पक्का करने के लिए कि साम्राज्य के दूर दराज के कोनों में भी कानून और व्यवस्था बनी रहे। लेकिन चंद्रगुप्त की कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी ताकत के शिखर पर वो कुछ ऐसा करने वाले थे जो इतिहास में शायद ही किसी सम्राट ने किया हो। एक पल के लिए सोचिए, आपने एक साम्राज्य बनाया है, आपके पास बेहिसाब ताकत है, बेशुमार दौलत है, और फिर आप ये सब कुछ छोड़ देते हैं। जी हां, यही किया चंद्रगुप्त ने। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपनी दौलत त्याग दी और एक साधारण जैन भिक्षु के शिष्य बन गए। उनका ये सफर उन्हें दक्षिण भारत ले गया, जहां उन्होंने जैन धर्म की सबसे कठिन प्रथाओं में से एक सल्लेखना को अपनाया। ये मोक्ष पाने के लिए स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर मृत्यु को गले लगाने की प्रथा है। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में सब कुछ जीता था, उसके लिए ये सबसे बड़ा त्याग था। एक योद्धा राजा से एक तपस्वी संत तक का ये सफर वाकई एक असाधारण जीवन का असाधारण अंत था। तो आखिर चंद्रगुप्त मौर्य हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए? सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि एक विचार, एक अखंड भारत का विचार। उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार किया जो सदियों तक इस्तेमाल होता रहा, और उन्होंने पूरब और पश्चिम के बीच बातचीत के दरवाजे खोले। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है। आज जब हम एक एकीकृत भारत की बात करते हैं, एक मजबूत केंद्र सरकार और एक देशव्यापी प्रशासन की बात करते हैं, तो क्या इसमें हमें 2000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रखी गई नींव की गूंज सुनाई नहीं देती? उनकी विरासत हमारे चारों ओर है, बस हमें रुककर देखने की जरूरत है।